हेलो दोस्तों, सक्सेस बिल एकेडमी की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था के दूसरे वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें हम आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अब आज हमें पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था को कितने आधारों पर बांटा गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 आधारों पर बांट करके हम पढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इन 3 आधारों पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र होते हैं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब दूसरे नंबर पर आता है कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखते हैं तो ये भी 2 प्रकार से होता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र। अब हम लोग एक एक क्षेत्र को पढ़ते हैं। जैसे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र है। तो अब हम आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से होता है। यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से हो। जो उत्पादन होगा वो प्राकृतिक संसाधनों से होगा, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि। कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादन केवल और केवल प्राकृतिक संसाधनों से होता है। इस क्षेत्र को और नाम से भी जाना जाता है, इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरी विशेषता जो इसकी है, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो फिर से देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो मैंने बताया 5 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। अब इसमें प्राथमिक क्षेत्र को देखा गया तो इस क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों से होता है। कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो भी उत्पादन होगा वो प्राकृतिक संसाधन से होगा। जैसे कृषि, चाहे आप गेहूं का उत्पादन करें, चावल का उत्पादन करें, सरसों का उत्पादन करें, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि। कभी कभी परीक्षा में पूछता है, 4 विकल्प दे देगा, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, और पूछ लेगा इनमें से कौन
प्राथमिक क्षेत्र का है, कौन प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। दूसरी चीज इसमें यह है कि इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब कृषि और उसके सहायक क्षेत्र। तीसरी बात है कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। अब इस क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है, माफ करिएगा, ये लगभग 20% है। इस समय जो नवीनतम आंकड़ा है वो 20% है। कहने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र का भारत की जीडीपी में योगदान, जीडीपी में योगदान लगभग 20%। तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 20%। कृषि कार्य में लगे लोग, यानी ये जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र है ये अपना योगदान जीडीपी में तो 20% देता है। इसमें कितने लोग कार्यरत हैं, भारत के कितनी आबादी, भारत की कितनी आबादी इसमें काम कर रही है, तो ध्यान दीजिएगा प्रत्यक्ष रूप से इसमें 55% लोग लगे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 65% लोग लगे हुए हैं। काम करने वाली यानी भारत की कुल आबादी के प्रत्यक्ष रूप से 55% लोग कृषि कार्य में लगे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 65% लोग लगे हैं, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान मात्र 20%। अब आगे देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में क्या योगदान है। तो द्वितीय क्षेत्र, अब द्वितीय क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो इसमें प्राकृतिक चीजों को प्रसंस्कृत करके, जब प्राकृतिक चीजों को प्रसंस्कृत करके उत्पादन किया जाता है तब वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए गेहूं, ये गेहूं है और गेहूं से जब हम ब्रेड बनाते हैं या कह लीजिए बिस्किट बनाते हैं, तो ब्रेड और बिस्किट ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र को कच्चा माल के रूप में उत्पादन लेकर के इसे प्रसंस्कृत किया जाता है और एक नया उत्पाद जब बनाया जाता है तब उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। या ऐसे भी जान लीजिए कि जब इसमें सीधा मानव जुड़ जाए, उत्पादन प्राकृतिक चीजों के से होता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन जब प्राकृतिक चीजों को प्रसंस्कृत कर दिया जाए, मानव के द्वारा बदल दिया जाए, तब उसे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे गेहूं से ब्रेड व बिस्किट बना। अब बात करते हैं, इसे औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इस द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले दो तरह के मजदूर होते हैं, एक कुशल मजदूर और दूसरे होते हैं अकुशल मजदूर। तो द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, दो प्रकार के मजदूर यानी दो प्रकार के श्रमिक काम करते हैं, एक कुशल श्रमिक या कुशल मजदूर और एक अकुशल मजदूर। जो कुशल यानी स्किल्ड लोग काम करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। इसी द्वितीय क्षेत्र में जो कुशल श्रमिक, कुशल मजदूर काम करते हैं उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब, और जो अकुशल मजदूर काम करते हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। तो फिर से एक बार देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र जब प्राथमिक क्षेत्रों को प्रसंस्कृत करके कोई उत्पादन किया जाता है तो उसे द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे गेहूं से ब्रेड व बिस्किट बनाना। अब बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कुशल मजदूर और दूसरे होते हैं अकुशल मजदूर। तो जो कुशल मजदूर होते हैं द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले, उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं,
और जो अकुशल मजदूर होते हैं उन्हें ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान है वो लगभग 25% के आसपास। तो भारत की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 25% है। अब आगे देखा जाए कि तृतीय क्षेत्र क्या है। देखिए तृतीय क्षेत्र या इसी को जिस क्षेत्र में सीधा मानव जुड़ जाए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। तो तृतीय क्षेत्र जिसमें सीधा मानव जुड़ जाए, यानी मानव के द्वारा वो सेवा किया जाए, बल्कि उत्पाद नहीं बल्कि सेवा दिया जाए, इसी कारण इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका जीडीपी में योगदान 55% है, यानी तृतीय क्षेत्र का भारत की जीडीपी में योगदान 55% है, जबकि इस क्षेत्र में मात्र 10% लोग कार्यरत हैं। तो तृतीय क्षेत्र जिसमें सीधा मानव जुड़ जाए वो तृतीय क्षेत्र होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में योगदान लगभग 55% है और इस क्षेत्र में काम करने वाले मात्र 10% लोग। अब देखा जाए चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है। मानव अगर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो तो उसे चतुर्थक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग भी चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी प्रौद्योगिकी के द्वारा जब पढ़ाया जाए या कोई भी काम प्रौद्योगिकी से किया जाए तो उसे चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का मतलब सीधा मानव ना जुड़ करके अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, जैसे ऑनलाइन या प्रौद्योगिकी द्वारा। अब इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां होती कहाँ है? अनुसंधान में, विकास में या शिक्षा में भी आजकल चल रहा है ऑनलाइन शिक्षा। इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को ओपन कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। ओपन कॉलर जॉब। तो चतुर्थक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें ओपन कॉलर जॉब कहा जाता है। देखा जाए चतुर्थक क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र में सीधा मानव जुड़ जाए अप्रत्यक्ष रूप से, अगर अप्रत्यक्ष रूप से मानव जुड़ता है तो वह चतुर्थक क्षेत्र होता है, जैसे ऑनलाइन के माध्यम से। ऐसी चीजें या प्रौद्योगिकी जैसे अनुसंधान के या विकास के कार्य में, शिक्षा के कार्य में, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ओपन कॉलर जॉब कहा जाता है। अब बात करते हैं पंचम क्षेत्र। इसमें कंपनी में उच्च पदों पर बैठे लोग आते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। ऐसे लोगों को पंचम क्षेत्र के, इसमें नीति निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। नीति निर्धारण, जो लोग नीतियां बनाते हैं, इसमें लीडर भी आ जाएंगे, जैसे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ऐसे लोग आ जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी भी आ जाएंगे, जैसे वित्त आयोग, या मान लीजिए तमाम ऐसे आयोग हैं जो कानून बना सकते हैं। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें लीडर भी आएंगे, बड़े बड़े जैसे सीईओ वगैरह होते हैं, वित्त आयोग, विधि आयोग, ऐसे अधिकारी है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, विधि व वित्त परामर्शदाता शामिल है, ऐसा लिखा गया। इसमें कार्य करने वाले को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है।
इसमें कार्य करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। फिर एक बार देखते हैं पंचम क्षेत्र। इसमें कंपनी में बैठे हुए उच्च पदों के लोग शामिल होते हैं। इसमें काम क्या होता है? नीति निर्धारण और निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, विधि और वित्त परामर्शदाता शामिल होते हैं। इसमें कार्य करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। तो ये तो रहा चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो 5 क्षेत्र आप लोगों ने देखा। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र जिसे उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र जिसमें अगर मानो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाए तो वो चतुर्थ, जैसे ऑनलाइन प्रौद्योगिकी आदि। पंचम क्षेत्र इसमें कंपनी के बड़े बड़े जो पदों पर बैठे लोग शामिल होते हैं। इस पंचम क्षेत्र में काम क्या होता है? नीति निर्धारण, निर्णय की प्रक्रिया से संबंधित काम होते हैं। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, विधि और वित्त परामर्शदाता शामिल होते हैं। इसमें कार्य करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखा जाए कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब कार्य के आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र यानी कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। अब बात करते हैं कि आखिर संगठित क्षेत्र होता क्या है? तो संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें रोजगार की सेवा शर्तें निश्चित एवं नियमित होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्षेत्र संगठित क्षेत्र कहलाएगा जिसमें जो लोग काम करेंगे उनको बताया जाएगा कि भाई आपको 8 घंटे काम करना है, 7 घंटे, एक निश्चित समय होगा कि इतने घंटे आपको काम करना है और डेली आपको काम करना है, या हफ्ते में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन। कहने का मतलब हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट भी हो सकता है। कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य मिलता है, निश्चित कार्य मिलेगा, रोजगार की गारंटी होती है, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। तो संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कार्य निश्चित और नियमित होता है। कहने का मतलब यह है कि कार्य की गारंटी है कि हाँ आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, इतनी आसानी से आपको कार्य से निकाला नहीं जाएगा। वही रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती है। कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य मिलता है, सुनिश्चित वेतन मिलता है, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, एक पेंशन, दूसरा है बीमा और तीसरा है अवकाश। तो पेंशन, बीमा और अवकाश, ये संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलती है। और सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, किसी भी दुर्घटना के लिए बीमा होगा और सप्ताह में 1 दिन अवकाश मिलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत हैं? तो मात्र 10% लोग कार्यरत हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती है, कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य मिलता है, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन, बीमा और अवकाश मिलता है। लेकिन इसमें मात्र 10% लोग शामिल। अब बात करते हैं असंगठित क्षेत्र। इस क्षेत्र में वेतन भोगी मजदूर, इन्हीं वेतन भोगी मजदूरों को शामिल
किया जाता है। कहने का मतलब डेली काम करने वाले, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले, ऐसे मजदूरों को शामिल किया जाता है। इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, इसमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। इस क्षेत्र में भारत के लगभग 90% लोग लगे हुए हैं। संगठित क्षेत्र में मात्र 10% लोग लगे हैं और असंगठित क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का लगभग 90% लोग लगे हुए हैं। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि इसमें रोजगार की, जो संगठित क्षेत्र होता है इसमें रोजगार की शर्तें नियमित और निश्चित होती है। कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य मिलता है, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेंशन, बीमा और अवकाश आते हैं और इसमें मात्र कार्यशील जनसंख्या के 10% लोग लगे हुए हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें वेतन भोगी मजदूरों को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब कि रोज कमाने और रोज खाने वाले। इस क्षेत्र में लगभग 90% लोग कार्यरत हैं। इसमें सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। अब ये तो रहा कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब देखा जाए स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए भैया, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है? स्वामित्व मतलब है अधिकार। अधिकार, मान लीजिए ये एक कंपनी है, अगर इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी 51%, तो यह कंपनी सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। मान लीजिए ये कंपनी है, और इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 51% यानी 50% से अधिक है, तो वह कंपनी सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंपनी है और इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% हो, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी यदि 51% हो तो यह निजी क्षेत्र की कंपनी कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं, एक है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो, और निजी क्षेत्र उसे कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से अधिक अर्थात 51% हो या उससे भी अधिक हो सकती है। तो आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बातें किए कि अर्थव्यवस्था को कितने आधारों पर बांट करके पढ़ा गया।
तो हमने देखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात किया गया तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र और स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हमने देखा कि अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक और पंचम। जबकि कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र होते हैं। अब बात अगर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र की किए तो इसमें हमने देखा कि उत्पादन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से हुआ, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य आदि। तो ये सारी चीजें हुई, इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र कहते हैं और इसमें कार्य करने वाले लोगों को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। आज इसमें जीडीपी का जो कृषि क्षेत्र का योगदान है भारत की जीडीपी में वो 20% है, जबकि इसमें कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए हैं तो प्रत्यक्ष रूप से 55% और अप्रत्यक्ष रूप से 65%। इसी प्रकार से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र होता है। तो आज की क्लास में हम अर्थव्यवस्था के आधार पर जो क्षेत्र में डिवाइड किया गया कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो ये इस क्लास को हमने देखा। अब आगे की क्लास के लिए कल अगली वीडियो अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।